हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जेपी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज इंस्टीट्यूट। साथियों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उत्तराखंड राज्य या सम्मिलित राज्य सिविल और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के लिए विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। मतलब आप पीसीएस के जो अपर पीसीएस होता है हमारा, उसकी भर्ती हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, जिसका आवेदन आज से शुरू हो चुका है और 3 अप्रैल 2024 तक इसका चलेगा। ठीक है। चलिए, आगे की अगर हम बात करें तो इसका जो अन्य जो डिटेल है मेरे प्यारे भाइयों, उसको हम देखें अगर, तो इसकी अन्य डिटेल क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन से पद इसमें आए हुए हैं, किस किस पोस्ट पे पद आए हुए हैं, कैसे परीक्षा होने वाली है, प्री मेंस क्या क्या रहने वाला है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मेन बात ये कर लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि इसकी परीक्षा कब होनी है। तो माह जुलाई 2024 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित रखी गई है ना। यूके पीसीएस अपर पीसीएस की बात करें हम लोग, किसकी बात करें मेरे प्यारे भाइयों, अपर पीसीएस की हम बात करते हैं। तो अपर पीसीएस की ये भर्ती जो है 14 मार्च से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन, और ये 3 अप्रैल तक चलेंगे। और इसका जो परीक्षा का जो प्रस्तावित रखा गया है वो रखा गया आपका जुलाई में। ठीक है, जुलाई के महीने में कोई भी तिथि आपको बता दी जाएगी। तो देखते हैं भर्ती में क्या क्या, कौन कौन से पद हैं और क्या क्या इसमें वैकेंसी हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो रिक्त पदों को हम देखें अगर यहाँ पर, तो इनकी संख्या बोलते हैं घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेवल सब 10 की ये जॉब रहने वाली है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्टर है ना, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग में अगर बात करते हैं तो टोटल इसमें 9 रिक्तियाँ हैं, जिसमें जनरल के लिए आपकी 8 रिक्तियाँ हैं और ओबीसी के लिए आपके लिए 1 रिक्ति, 1 वैकेंसी है ना। और महिला की हम बात करते हैं, जनरल महिला की, तो इसमें अनारक्षित के लिए 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इसी रीति से पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग में अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल 10 की जॉब है मेरे प्यारे भाई। 17 पद हैं इसमें, जिसमें से आपको 9 पद 9 पद आपके लिए क्या हो जाते हैं, 9 पद आपके जनरल के लिए हो जाते हैं, है ना। 4 पद एससी के लिए हो जाते हैं और 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस। ठीक है, महिला अनारक्षित की बात करें तो टोटल कितनी पद हैं उत्तराखंड महिला के लिए 5 पद हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 3 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके लिए 1 पद है। ठीक है, इसी तरह से हम देखें जिला कमांडेंट होमगार्ड की हम बात करते हैं गृह विभाग में, ये भी लेवल 10 की जॉब है। 5 इसमें पद टोटल हैं इसमें, और तीनों के तीनों और पांचों के पांचों पद किसके लिए हैं, आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और 1 आपके लिए अनारक्षित वर्ग की महिला के लिए, है ना। चलिए, अगली अगली पोस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला जो पोस्ट है मेरे प्यारे, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग में, ये भी लेवल 10 की जॉब है और 1 ही पोस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, चलिए, इसी तरह से हम देखें अगर जिला पंचायत राज अधिकारी की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो इसमें भी केवल 1 ही पद इसमें दिया गया है। और ये जो 1 पद है मेरे प्यारे भाइयों, ये ओबीसी के लिए दिया गया है। यहाँ पे किसके लिए दिया गया है, ओबीसी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसी रीति से कार्यकारी कार्य अधिकारी जिला पंचायत की अगर बात करते हैं तो 1 पद इसमें टोटल रहने वाला है। और ये जो 1 पद है मेरे प्यारे भाइयों, ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है ना। चलिए, अगली अगर हम बात करें तो अगला इसमें देखें अगर हम लोग, तो जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, है ना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग में अगर हम बात करते हैं, टोटल 6 पद इसमें हैं। ठीक है, 6 में से आपके 4 आपके किसके हो जाते हैं, जनरल कैटेगरी के हो जाते हैं, 1 एससी का हो जाता है और 1 आपका ओबीसी का इसमें हो जाता है। ठीक है, और महिला के लिए 1 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, है ना। ये सभी जो पद है मेरे प्यारे भाइयों, अब तक जो हम देख रहे हैं वो लेवल 10 में चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो उप शिक्षा अधिकारी या स्टाफ ऑफिसर या विधि अधिकारी विद्यालय शिक्षा विभाग की हम बात करते हैं, लेवल 10 की पोस्ट है। टोटल इसमें 58 पद होने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों। इन 58 पदों में से 26 पद आपके देखो किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। 26 पद आपके जनरल कैटेगरी के हैं। और एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो कितना है, 13 पद हैं। और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 11 पद हैं, है ना। ये ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, एक मिनट ऊपर से देख लेते हैं। एससी के लिए इसमें 13 पद हैं। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी के लिए यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों 3 पद हैं। एससी के लिए 13 पद हैं, एसटी के लिए 3 पद हैं, ओबीसी के लिए 11 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 5 पद हैं यहाँ पे, है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं, 5 पद हमें देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे देखेंगे 58 टोटल हैं। ओबीसी के लिए 26 पद है ना। एससी के लिए 13 पद है, क्या कहते हैं, एसटी के लिए 3 पद हैं। और
ओबीसी के लिए आपके 11 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 3 पद हैं। अगर हम अनाथ की बात करें तो उत्तराखंड अनाथ के 2 पद हैं यहाँ पे, है ना, एक आरक्षित के लिए, एक अनुसूचित जाति के लिए, है ना, एक अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए, एक अनुसूचित जाति। दिव्यांग के बाद 2 पद हैं इसमें, श्रवण वाले, है ना, और चलन क्रिया में जो असमर्थ है उनके लिए 1 पद यहाँ पे दिया। पूर्व सैनिक की बात करते हैं, यहाँ पे 2 पद दिए गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी की अगर बात करते हैं तो इसमें 1 पद हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला हम बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो वह है परिवीक्षा अधिकारी की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की हम बात करते हैं तो लेवल 6 की पोस्ट है ये, और ये 1 पद है और वो 1 पद आपका जनरल कैटेगरी में चले जाएगा। ठीक है इसी रीति से और पदों की बात करते हैं हम लोग, वित्त अधिकारी या कोषाधिकारी की बात करते हैं, लेवल 10 इसका रहने वाला है। टोटल 14 पद है, 8 पद आपके जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे, 2 आपके एससी में, 1 एसटी में, 1 ओबीसी, 2 ओबीसी में और 1 आपका हो जाएगा किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो महिला की अगर बात करते हैं तो 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, तो 1 पद अनारक्षित वर्ग के लिए चले जाएगा, 1 अनुसूचित जाति के लिए चले जाएगा और 1 पिछड़े वर्ग के लिए चले जाएगा। ठीक है, चलिए तो सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग के राज्य कर के उसकी बात करें हम लोग तो लेवल 10 ये भी रहने वाला, 16 टोटल पद हैं, 10 यहाँ पे आपके चले जाएंगे जनरल के लिए, 3 आपके चले जाएंगे एससी के लिए, 2 आपके चले जाएंगे ओबीसी के लिए और 1 आपका आ जाएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। महिला की अगर बात करें तो टोटल 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं, 2 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के, 1 अनुसूचित जनजाति जाति का है और 1 पिछड़े वर्ग का है। ठीक है चलिए इसी रीति से अगले पद की हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो अगला पद यहाँ पे दिया गया है राज्य कर अधिकारी, लेवल 7 इसका रहने वाला है। टोटल 53 पद हैं, 29 पद आपके हैं जनरल कैटेगरी के, 10 एससी के हैं, 2 एसटी के हैं, 7 ओबीसी के हैं और 5 पद आपके ईडब्ल्यूएस के हो जाते हैं। ठीक है, और 2 पद यहाँ पर अनाथ बच्चों के लिए दिए गए हैं, अनाथ जो है और एक इसमें अनारक्षित वाला है, एक आपका अनुसूचित जाति का है। दिव्यांग की बात करें तो 2 यहाँ पे दिव्यांग है ना, और कैटेगरी दी गई। स्वतंत्रता सेना की बात करें तो 2 पद यहाँ पर, 1 पद यहाँ पर दिया गया है और पूर्व सैनिक की बात करें 2 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगले पद की अगर बात करते हैं तो सहायक नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की अगर बात करते हैं ईओ, है ना, तो लेवल 10 है, टोटल 7 पोस्ट है, इसमें 5 पद आपके जनरल में, 1 एससी में हो जाता है, 1 ईडब्ल्यूएस में हो जाता है और 2 यहाँ पर महिलाओं के लिए रखे गए जो कि जनरल कैटेगरी से चले जाएंगे। ठीक है, चलिए और पद की अगर हम बात करते हैं तो और अब कोई पद नहीं, पोस्ट नहीं है, तो टोटल हम पोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कितना देखने को मिलता है 189। ठीक है, जिसमें से 105 आपके जनरल कैटेगरी के हैं, 35 पद आपके एससी के लिए आए हुए हैं, 6 पद आपके एसटी के लिए आए हुए हैं, 28 पद इसमें ओबीसी के लिए आए हुए हैं और 15 पद टोटल 189 में से 15 पद आपके ईडब्ल्यूएस के लिए दिए गए हैं। तो कुल रिक्तियाँ आपकी कितनी हैं 189 है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो अभी से तैयारी में लग जाइए मेरे प्यारे भाइयों, है ना, ताकि जब इसका एग्ज़ाम हो तो आप एकदम पूरी रीति से तैयार, है ना, होने चाहिए मतलब। तो इसमें सिलेबस योग्यता की हम बात करते हैं तो उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका क्या होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, ये आपको देखना होगा और अगर हम बात करें कलेक्टेड जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, संभागीय परिवहन अधिकारी और सहायक नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी की हम बात करते हैं तो इसके लिए अगर हम योग्यता की बात करते हैं प्यारे भाइयों तो यहाँ पे लिखा गया है क्या, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अधिमान्य अर्हता है मेरे प्यारे भाइयों ना, अधिमान्य अर्हता है ये। ठीक है, ये अधिमान्य आप जानते होंगे, लेकिन जो मेन एजुकेशन है वो ये क्या है, यहाँ देख लीजिए, ये हमने देखा भी किस क्या है, स्नातक होना चाहिए आपका ठीक है, और इसमें देखें तो न्यूनतम 2 वर्ष की होनी चाहिए आपकी क्या, पूर्व सैनिक होने चाहिए प्रदेश सेना में, है ना, या फिर राष्ट्रीय कोर का बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके बारे में देखते हैं, उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ इसके बारे में देखें अगर हम तो यहाँ लिखा गया है कि भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड होना चाहिए, किसमें शिक्षा शास्त्र में ना। ठीक है, या दूसरा क्या है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम आपका क्या होना चाहिए, अवधि का वो होना चाहिए।
और परिवीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए, है ना। और सामाजिक कार्य का व्यवहारिक अनुभव होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगर देखें पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक जो होते हैं, ठीक है, इनके लिए आपको सभी जानते हैं कि हाइट वगैरह होती है ना, ये सब आपको जानते हैं। तो पुरुष अगर अभ्यर्थी है तो 167.7 हाइट लगेगी और महिला अभ्यर्थी है तो 152 इसमें हाइट लगेगी। अनुसूचित जातियों की बात करते हैं हम लोग तो 160 मांगी गई है, 147 महिला के लिए है। पर्वतीय प्रमाण पत्र आपके पास अगर है तो पुरुष के लिए आपकी क्या हो जाएगी, ये अनुसूचित जनजाति के लिए भाई है ना 160। और अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास परिवर्तित प्रमाण पत्र है तो 162 हाइट लगेगी और इस महिला के लिए कितना लगेगी, 147 हाइट लगेगी, ठीक है। सीना फुलाव की अगर हम बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 बिना फुलाए होना चाहिए और 81.5 और 81.5 आपका फुलाने के बाद होना चाहिए, है ना, फुलाए हुए मतलब। अन्य अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए और 83.8 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, फुलाने के बाद होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप जानते हैं आई साइड भी यहाँ पे दिया गया है कि केवल महिलाओं के लिए वजन कितना होना चाहिए, 45 kg होना जरूरी है। और अगर आंखों की बात करें तो 6/6 और दूसरी की 6/9 से कम दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी प्रमुख चीज़ें हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ें रखी गई है। हाइट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी हाइट की बात 165 है ना। सीना की बात करें बिना फुलाए 84 होना चाहिए और फुलाए 89 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी की बात करें 150 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई रखी गई है, हाइट रखी गई है, ठीक है। फुला सीना का कोई इसमें रूल नहीं है। अब पुरुष अभ्यर्थी की अगर हम बात करते हैं तो 160 इसकी हाइट होनी चाहिए, 84 सीना बिना फुलाए है ना और 89 सीना फुलाए हुए होना चाहिए। आगे आगे अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, पेपर के फीस की अगर हम देखें तो पेपर की फीस क्या है, मेरा जो जनरल कैटेगरी के 150 रुपये फॉर्म है और ये आपका 22 इधर GST टैक्स हो जाता, प्रोसेसिंग फी हो जाता तो 172.30 हो जाता है। OBC और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो ये 82 रुपये हो जाता है, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 82 रुपये हो जाता है। पिछड़ा वर्ग के लिए वही है जो जनरल कैटेगरी के लिए है और बाकी सबके लिए सेम फीस है, ठीक है। और जो अनाथ बच्चे दिव्यांग है जो उनके लिए 22.30 रुपये इसका शुल्क है और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई यहाँ पे। चलिए अब आते हैं हम मेनली दोस्तों सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस इसका क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। ये आपके सेंटर रखे गए पूरे प्रत्येक स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें मेरे प्यारे भाइयों तो हमने देखा जो अपर पीसेस जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं तो इसका जो जुलाई में कहा गया, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होना है, जुलाई 2024 में, ठीक है। और इसमें जो आपका परीक्षा का प्रारूप है मेरे प्यारे भाइयों तो एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, एक मुख्य लिखित परीक्षा होगी और एक तीसरा होगा इसमें क्या, साक्षात्कार, मतलब 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी की हम बात करें दोस्तों तो पहली कैटेगरी में आपकी आ जाती है कौन सी हाँ, ये आ जाती है आपकी प्री वाली परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में। तो प्रारंभिक परीक्षा का हिसाब देखेंगे तो पहला जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन GS का होगा, 150 क्वेश्चन इसमें होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा और 150 मार्क्स इसमें होंगे और 2 घंटे में आपको ये करने होंगे। दूसरा जो प्रश्न होगा दोस्तों सामान्य बुद्धि परीक्षा, है ना, जिसमें मैथ रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास और जो प्रत्येक क्वेश्चन वो 1.5 मार्क्स का होगा, तो कुल पूर्णांक जो इसका हो जाएगा 150 मार्क्स हो जाएगा और समय दिया जाएगा आपका 2 घंटे का। तो कुल 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है और 4 घंटे इसके लिए आपको दिए जाए बैक टू बैक, है ना। चलिए इसमें निगेटिव भी मूल्यांकन रखा गया है दोस्तों, है ना, निगेटिव 1/4 आप जानते होंगे निगेटिव के बारे में, ठीक है। और जो दूसरा जो प्रश्न पत्र है, दूसरा जो प्रारूप है मेरे प्यारे भाई वो है आपका मुख्य परीक्षा। इसमें आपका आपके कुल मिला के आपके 8 पेपर होने हैं, ठीक है। क्या होने, 8 परीक्षाएं आपको देनी होंगी। पहली जो परीक्षा है दोस्तों वो सामान्य हिंदी की है, 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा और 150 मार्क्स का इसका क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है।
दूसरा पेपर जो होगा मेरे प्यारे निबंध होगा, ये भी 3 घंटे का 150 मार्क्स। तीसरा जो पेपर होगा जो सामान्य अध्ययन नंबर 1, इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। 3 घंटे का समय रहेगा और 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। दूसरा जीएस का जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बात करें तो 3 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का ये होने वाला है। तीसरा प्रश्न जो जीएस का होगा उसमें होगा प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। जो छठा पेपर होने वाला तो इसमें भी आपका 3 घंटे का समय है और आपका 200 मार्क्स का ये होने वाला है। और सामान्य अध्ययन 6 की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से जानकारी होगी और सामान्य अध्ययन जो 5वां है इसमें भी उत्तराखंड से संबंधित मतलब उत्तराखंड के 2 प्रश्न पत्र होंगे आपके पास, है ना? तो 3-3 घंटे का होगा और 200 क्वेश्चन का, तो कुल पूर्णांक इसका आपका होने वाला 1500 का, ठीक है? मेन बात इसमें ये है मेरे प्यारे भाइयों अच्छा एक बार और एक देख लेते हैं। जो तीसरा जो प्रारूप रखा है इसमें क्या कोई सॉरी इंटरव्यू, है ना, साक्षात्कार की हम बात करें तो 150 मार्क्स का ये होने वाला है। तो टोटल जो कुल योग परीक्षा का है वो है कितना, 1650 का। जो प्री का पेपर है मेरे प्यारे भाइयों, तो प्री पेपर में जो पेपर नंबर 2 हमने देखा कौन सा, सामान्य वो गणित की अगर हम बात करते हैं, अभिरुचि की बात करते हैं, तो वो कट ऑफ में नहीं जुड़ेगा, वो पासिंग नेचर का, क्वालिफाइंग नेचर का है प्यारे भाइयों, ठीक है? जो पेपर नंबर 2 है प्री का वो क्वालिफाइंग नेचर का है। कहने का मतलब क्या हुआ, जो पेपर फर्स्ट जो 150 मार्क्स का था उसके मार्क्स और मेंस के जो मार्क्स हैं वही आपको क्या करने हैं, उसमें जोड़ेंगे मतलब, है ना? लेकिन जो प्री का जो मैथ्स और रीजनिंग जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और प्रत्येक व्यक्ति को उसमें 33% मार्क्स लाने, इसमें कोई कैटेगरी कोई कोई रोल नहीं है, प्रत्येक किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो उसको 33% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है? तभी उसका साक्षात्कार या मेंस के लिए उसको बुलाया जाएगा। देख लेते हैं सिलेबस, आप सभी जानते हैं सिलेबस, अभी सभी जानते हैं 150 प्लस 150 है और क्या कहते हैं 3 घंटे का 2 घंटे का पेपर होने वाला है। इसमें आपका भारत का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक है? गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर गुप्त काल, ठीक है? इस सभी चीज़ें आपको आप सब जानते हैं हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, ठीक है? इसी तरह से आपका भूगोल, है ना? भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा यहाँ इसमें। राज्य व्यवस्था, पॉलिटी की बात करते हैं तो इसमें भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से भी, ठीक है? चलिए, इसी तरह से उत्तराखंड के ऊपर की बात करें, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना? इसी रीति से आपका ये सिलेबस रहने वाला है, ठीक है? और सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो आप दोस्तों जल्दी से आप यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जाके आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो आपका रहने वाला है, दूसरा प्रश्न जो प्री का जो दूसरा प्रश्न रहने वाला है प्यारे भाइयों, वो है सामान्य बुद्धि परीक्षा, है ना, बुद्धिमत्ता परीक्षा। तो इसमें आपके 100 तृतीय प्रश्न जो है सामान्य बुद्धि परीक्षा, है ना, ये आपका रहने वाला है 80 प्रश्न रहेंगे 120 मार्क्स के, ठीक है? वो क्या क्या रहेंगे इसमें, कथन वाचन, ये सब, असमानता, ये रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे प्यारे भाइयों ना। ये दूसरा क्या रहेगा, शब्द को संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कुशलता, है ना, तार्किक विश्लेषण और निर्णय लेना या समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता के लिए जैसे बौद्धिकता, भावात्मक, बौद्धिकता, आलोचनात्मक चिंतन, ये सभी चीज़ें आप जानते हैं ना। मतलब मैथ रीजनिंग इसमें पूछी जानी है, ये रीजनिंग है। अब दूसरा है मैथ्स का सिलेबस, ठीक है? और अंग्रेजी भाषा का बोधगम्य कौशल, अंग्रेजी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें, सी सेट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है? अंग्रेजी के क्वेश्चन भी होंगे, कुछ हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न होंगे, ठीक है? अब आते हैं हम मेंस की परीक्षा की दूसरा परीक्षा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे इसका सिलेबस, आप देख लीजिए एक बार, मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये देखो भाई, जो मेंस की परीक्षा है उसका सिलेबस देख लीजिए आप, है ना। पहला पेपर हिंदी का था तो हिंदी का ये सिलेबस रहने वाला है, मुहावरे वगैरह जो भी जितने भी निबंध लेखन का है, ठीक है?
दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया सामान्य अध्ययन का, वही हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाला हिसाब इसमें भी है। तीसरा सामान्य अध्ययन का जो ये देख लीजिए आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो हल्का लगे इससे इसको स्क्रॉल, पांचवा प्रश्न आपका क्या सामान्य अध्ययन, तीसरा प्रश्न इसमें है। और आपका सामान्य अध्ययन चौथा प्रश्न पत्र, और सीरियल आपका छठा है, ठीक है। और सातवां जो लास्ट पेपर जो है उत्तराखंड के ऊपर जानकारी के ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और जो आठवां है जो मेरे प्यारे भाइयों, आठवां प्रश्न पत्र वो है आपका उत्तराखंड के ऊपर है। इसमें 200 अंक पूछे जाएंगे आपके पास, 200 अंक के प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, ठीक है। और अंतिम पड़ाव में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये अब इंग्लिश में आने वाला है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम उत्तराखंड राज्य में जो भी भर्तियां चल रही, जैसे एसआई की चल रही है, एसआई की चल रही है मेरे प्यारे भाइयों, है ना। लेक्चर स्क्रीनिंग की होने वाली है मेरे प्यारे भाइयों, है ना। तमाम तरह जितनी भी भर्तियां हमारे उत्तराखंड में आती हैं, उसके लिए मैथ्स एंड रीजनिंग का हम ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं अपने यूट्यूब में, है ना, चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लीजिए, और इसका भरपूर से फ़ायदा आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद।